आज हम एक ऐसी शासन व्यवस्था की कहानी में उतर रहे हैं जो 1700 साल से भी ज्यादा चली। और फिर अचानक एक कानून से खत्म हो गई। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं नागवंशी शासन व्यवस्था की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें पहली सदी से लेके अंग्रेजों के आने तक के सफर पर ले जाते हैं। और ये सफर कोई सीधी सड़क नहीं है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय, एक आत्मनिर्भर व्यवस्था को जब दो बड़ी ताकतें मिलती हैं, पहले मुगल और फिर अंग्रेज, तो उसे खुद को बचाने के लिए कैसे कैसे समझौते करने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि 64 ईस्वी में शुरू हुई एक प्रणाली ने इतने लंबे समय तक खुद को जिंदा कैसे रखा। और आखिर में ऐसा क्या हुआ? हाँ, आखिर में ऐसा क्या हुआ कि किसी बड़ी लड़ाई के बिना सिर्फ कागज पर हुए एक फैसले से उसका वजूद ही मिट गया। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। हाँ, ये कहानी महज तारीखों की नहीं है, ये सत्ता के बदलते स्वभाव की है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस व्यवस्था की नींव पहली शताब्दी में राजा फणी मुकुट राय ने रखी थी। लेकिन ये थोड़ा अजीब है। आमतौर पर जब कोई नया शासक आता है तो वो पुरानी व्यवस्था को हटाकर अपनी छाप छोड़ना चाहता है। फणी मुकुट राय ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या ये कोई सोची समझी रणनीति थी? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ही एक तरह से इस व्यवस्था के इतने लंबे चलने का राज है। अच्छा। देखिए, फणी मुकुट राय ने मुंडा राज के बाद सत्ता तो संभाली, लेकिन उन्होंने सब कुछ उखाड़ कर फेंका नहीं। उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने मुंडा शासन की जो बनी बनाई प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको ही अपनाया, उसे ही आगे बढ़ाया। मतलब उन्होंने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, जैसे जमीन के नियम या टैक्स वगैरह? बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो जानकारी है वो यही इशारा करती है कि भू व्यवस्था, कर व्यवस्था और शासन चलाने का तरीका वो लगभग वैसा ही रहा जैसा पहले था। तो ये एक तरह का विस्तार था, क्रांति नहीं। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। ये एक विस्तार था। उन्होंने एक मजबूत नींव पर एक बड़ी इमारत खड़ी की, न कि पुरानी नींव को ही खोद डाला। इससे स्थानीय लोगों को ये महसूस ही नहीं हुआ कि कोई बाहरी ताकत उन पर थोप दी गई है। ये एक बहुत ही चतुर राजनीतिक कदम था। ये तो वाकई दिलचस्प है। एक तरह से स्थिरता और निरंतरता बनाई रखी गई। हाँ। और शायद इसी वजह से ये व्यवस्था सैकड़ों सालों तक बिना किसी बड़ी चुनौती के चलती रही। लेकिन फिर तस्वीर में मुगल आते हैं। हाँ, और उनके आने से सिर्फ लड़ाइयां नहीं हुई, बल्कि पूरी आर्थिक व्यवस्था पर एक गहरा असर पड़ा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मुगलों का आगमन इस कहानी का पहला बड़ा मोड़ था। यहीं से नागवंशी शासकों की स्वायत्ता पर पहली चोट हुई। और ये चोट, जैसा कि स्रोत बताते हैं, तलवार से नहीं बल्कि एक शब्द से शुरू हुई, नजराना। नजराना। ये तो सुनने में किसी तोहफे या भेंट जैसा लगता है। इसमें भला क्या खतरा हो सकता है? यही तो सारा खेल है। आप जानते हैं, इसे बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, वो क्या है? अगर मेंढक को उबलते पानी में डालें तो वो उछलकर बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर उसे ठंडे पानी में रखकर धीरे धीरे पानी गर्म करें तो उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी जान चली गई। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। नजराना वही धीरे धीरे गर्म होता हुआ पानी था। मतलब जो चीज एक तोहफे के तौर पर शुरू हुई, वो धीरे धीरे एक ऑब्लिगेशन, एक मजबूरी बन गई। फिर वो एक नियमित कर में बदल गई, जिसे मालगुजारी कहा जाने लगा। तो ये राजा की मर्जी नहीं थी, बल्कि दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह का हुक्म था। जो चीज सम्मान में दी जाती थी, अब वो डर से वसूली जाने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नागवंशी राजा अब दोहरी मुश्किल में फंस गए। एक तरफ अपनी प्रजा का ध्यान रखना था और दूसरी तरफ एक विशाल साम्राज्य को खुश भी रखना था। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। नागवंशी राजाओं ने अपनी प्रजा से तो पहले कभी नियमित टैक्स लिया ही नहीं था, तो फिर ये मालगुजारी वो चुकाते कैसे थे? यही इस व्यवस्था में आया सबसे बड़ा और बुनियादी बदलाव था। अब तक जो राजा अपनी प्रजा का संरक्षक था, उसे अब मुगलों के लिए टैक्स कलेक्टर बनना पड़ा। और जैसा आपने कहा, प्रजा को तो टैक्स देने की आदत ही नहीं थी। तो इस बहुत ही मुश्किल और अलोकप्रिय काम को करने के लिए राजाओं ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने अपने अधिकारी नियुक्त किए होंगे। हाँ, लेकिन यहाँ भी उन्होंने चालाकी से काम लिया। उन्होंने कोई नया सिस्टम बनाने की जगह पुराने सिस्टम को ही अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा। उन्होंने पढ़ा के जो प्रमुख थे, यानी मानकी, उन्हें ये काम सौंपा। ये मानकी पहले से ही अपने अपने इलाकों में सम्मानित लोग थे और जनता उनकी बात सुनती थी। हाँ, नागवंशी सिस्टम में इन्हें भुय्यर भी कहा जाता था। बिल्कुल। तो मुगलों ने एक तरह से कहा, आप अपने इलाके के मालिक बने रहिए,
बस हमारे लिए टैक्स वसूलने का एक नया काम और जोड़ लीजिए। यानी एक बहुत ही नापसंद किया जाने वाला काम आउटसोर्स कर दिया गया, वो भी उन्हीं लोगों को जिन पर जनता भरोसा करती थी। सही बात है। इससे तो राजा और प्रजा के बीच एक नई दूरी बन गई होगी। बिल्कुल। राजा जो कभी उनका अपना था, अब एक बाहरी ताकत का प्रतिनिधि लगने लगा। लेकिन स्रोत हमें ये भी बताते हैं कि ये जो नया टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था, ये बहुत ही अनियमित था। हाँ, इसका कोई पक्का ढांचा नहीं था। कभी टैक्स वसूला गया, कभी नहीं, कभी कम, कभी ज्यादा। इसी वजह से नागवंशी शासकों और मुगलों के बीच हमेशा एक तनाव बना रहता था। तो ये जो तनाव था, ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित था या इसका कोई गंभीर नतीजा भी होता था? इसका बहुत गंभीर नतीजा होता था, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें राजा दुर्जनशाल की कहानी में मिलता है। हाँ, उनके बारे में मैंने पढ़ा है। वो सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो समय पर टैक्स नहीं दे पाए। ये तो बहुत ही सख्त कदम लगता है। सख्त था। क्या ये सिर्फ पैसे के लिए था या मुगल साम्राज्य अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था? ये पैसे से कहीं ज्यादा था। ये एक संदेश था। ये पूरे क्षेत्र के बाकी स्थानीय शासकों को एक साफ संदेश था कि असली ताकत किसके हाथ में है। अच्छा। ये नागवंशी शासन की बची खुची स्वायत्तता पर एक सीधा हमला था। इस एक घटना ने ये साबित कर दिया कि नागवंशी राजा अब स्वतंत्र शासक नहीं, बल्कि मुगलों के अधीन एक जागीरदार हैं। और जरा सी चूक की सजा बहुत बड़ी हो सकती है। बहुत बड़ी। तो मुगलों के साथ ये जो रिश्ता था वो तनाव से भरा और काफी अस्थिर था। ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही कमजोर व्यवस्था थी, और कमजोर व्यवस्थाएं अक्सर तब टूट जाती हैं जब कोई ज्यादा संगठित ताकत सामने आती है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि कहानी में यही अंग्रेजों की एंट्री होती है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये इस कहानी का आखिरी और निर्णायक मोड़ था। 1765? हाँ, 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिली, तो इसका सीधा मतलब था कि अब टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार उनके पास था। तो नागवंशी शासक भी उनके अधीन आ गए? बिल्कुल। छोटा नागपुर का ये इलाका और नागवंशी शासक पटना काउंसिल के मातहत आ गए। तो अब मुगलों की जगह अंग्रेज आ गए। क्या उन्होंने भी वही मालगुजारी वाली व्यवस्था को जारी रखा? उन्होंने व्यवस्था को जारी तो रखा, लेकिन उसे एक बिल्कुल नए स्तर पर ले गए। मतलब? देखिए, जहां मुगलों के समय में अनियमितता और थोड़ी ढील थी, वहीं अंग्रेज हर चीज को लिखित, स्थायी और सख्त बनाना चाहते थे। नियम और कानून। हाँ, उनके शासन का मतलब था कागज और नियम। उन्होंने टैक्स वसूली को एक ऐसी कठोर प्रक्रिया बना दिया जिससे बच निकलना नामुमकिन था। तो इस सब का नतीजा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी एक चीज थी, वो कौन सा आखिरी धक्का था जिसने 1700 साल पुरानी इस व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? वो एक कानून था, सिर्फ एक कानून। सिर्फ एक कानून? हाँ, 1793 का स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। ये सुनने में शायद किसी जमीनी मामले को सुलझाने जैसा लगता है, लेकिन इसने नागवंशी राजाओं की पूरी दुनिया ही बदल दी। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, ये इतना क्रांतिकारी कैसे हो सकता है? मतलब शासक तो वो तब भी थे ना? नहीं, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा भ्रम है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप सदियों से अपने घर के मालिक हैं। आपका परिवार पीढ़ियों से वहां रहता आया है। फिर एक दिन कोई बाहर से आता है और कहता है, अब से ये घर हमारा है, पर आप इसमें रह सकते हैं, बस आपको हमें हर महीने किराया देना होगा, और आप ही बाकी किराएदारों से किराया वसूलने के इंचार्ज होंगे। मतलब मेरा मालिक का दर्जा छीनकर मुझे मैनेजर बना दिया गया? ठीक यही हुआ। इस एक कानून ने नागवंशी राजा के जमीन के साथ रिश्ते को ही बदल दिया। ओह! वो अपने ही जमीन के शासक से अंग्रेजों के लिए टैक्स कलेक्टर यानी जमींदार बन गए। जमींदार? उनकी उपाधि राजा तो रह गई, लेकिन उनकी असली प्रशासनिक और राजनीतिक ताकत पूरी तरह से छीन ली गई। उनकी पुरानी जागीरदारी व्यवस्था जो उन्होंने मुगलों के दबाव में बनाई थी, अब अंग्रेजों की नई जमींदारी व्यवस्था में बदल गई। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब नागवंशी शासन व्यवस्था किसी बड़ी लड़ाई में नहीं हारी? नहीं, बल्कि कलकत्ता में बैठे किसी अंग्रेज अधिकारी के कलम से निकले एक कानून से खत्म हो गई। एकदम सही। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। नागवंशी शासन किसी जंग के मैदान में नहीं हारा। उसका अंत एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर, एक प्रशासनिक आदेश से हुआ। ये दिखाता है कि आधुनिक नौकरशाही और कागजी कार्रवाई पुरानी रियासतों के लिए तलवार से ज्यादा घातक साबित हुई। बिल्कुल।
अंग्रेजों को उन्हें जीतने के लिए सेना की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें बस एक नए कानून की जरूरत थी। ये वाकई हैरान करने वाला है कि 1700 साल की विरासत का अंत इस तरह हुआ। एक मौन क्रांति जो तलवार से नहीं कलम से लड़ी गई। हाँ, इस नई व्यवस्था के लागू होने के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से समाप्त हो गया और उसकी जगह एक नई अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने ले ली। हाँ, एक स्वतंत्र शासन प्रणाली का पहले मुगलों के लिए एक मध्यस्थ टैक्स कलेक्टर बनना, फिर अंग्रेजों के अधीन एक जमींदार में बदलना और आखिर में इतिहास का हिस्सा बन जाना, यही इस पूरे सफर का सार है। तो हमने देखा कि कैसे पहली सदी में जन्मी एक स्वदेशी व्यवस्था ने पहले मुगलों के हिसाब से खुद को ढाला, नई कर प्रणालियां बनाई और आखिरकार अंग्रेजों के एक प्रशासनिक सुधार के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। एक स्वतंत्र राज्य से मुगलों के लिए कर इकट्ठा करने वाला मध्यस्थ और अंत में अंग्रेजों के अधीन एक जमींदार बनने तक का ये सफर, ये सदियों के राजनीतिक और आर्थिक बदलावों की एक जबरदस्त कहानी है। हाँ, ये हमें सिखाता है कि कैसे बाहरी दबाव किसी भी आंतरिक व्यवस्था की किस्मत तय कर सकता है, खासकर जब वो दबाव संगठित और नियमों पर आधारित हो। हमारे स्रोत हमें नागवंशी शासन व्यवस्था के अंत के बारे में तो बताते हैं, पर ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। कौन सा सवाल? कि जब एक औपचारिक प्रशासनिक ढांचा खत्म कर दिया जाता है तो उस समाज का क्या होता है? नागवंशी संस्कृति, उनकी पहचान या उनके सामाजिक संगठन के कौन से तत्व उस राजनीतिक व्यवस्था के खत्म होने के बाद भी जीवित रहे होंगे? ये बहुत गहरा सवाल है। आखिर जब किसी राज्य का पतन हो जाता है तो उसकी परंपराएं और उसकी आत्मा वो कैसे जिंदा रहती है?